हाय फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल भारद्वाज इलेक्ट्रिकल पर। आज दोस्तों हम इस वीडियो में इसरो का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, NRAC फिलहाल में इसका वैकेंसी भी आई थी और आप लोग भी उम्मीद करते हैं कि इसका फॉर्म भरे होंगे। NRAC का मतलब नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद का जो अभी फिलहाल में फॉर्म भराया है उसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, तो ये आज का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 में हम क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व करा दिए हैं। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 50 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें टोटल टेक्निकल के 80 क्वेश्चन हैं, तो छोटा छोटा पार्ट बाय हम आपको क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं। वीडियो हेल्पफुल रहेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसी प्रकार का नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे होंगे, हम इसके ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर पर आ चुके हैं और यह जो पेपर है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद का है। तकनीशियन भी इलेक्ट्रीशियन 2017 में जब ऑफलाइन पेपर हुआ था उस समय का क्वेश्चन पेपर आपको है क्वेश्चन पेपर इजी ही, लेकिन इसके साथ मैं महत्वपूर्ण पॉइंट भी बताऊंगा, तो आपको एग्जाम के दृष्टि से यह वीडियो आपको बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो इसका पार्ट 1 हम इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिए हैं, आप ज़रूर देख लीजिएगा। पार्ट 1 में हम क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व करा दिए हैं। आज जो सॉल्व कराएंगे क्वेश्चन नंबर 31 से सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है केबल को मैकेनिकल चोट से सुरक्षित करने में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है। यानी कि केबल को मैकेनिकल प्रोटेक्शन देने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। तो इसके भी 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 31 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। आर्मरिंग का प्रयोग किया जाता है। आर्मरिंग जो बना होता है वो GI का बना होता है, गैल्वेनाइज आयरन का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जबकि बेडिंग का जो काम होता है वो धात्विक कवच यानी कि मेटालिक शीट को क्रोजन से बचाना, और शीट यानी मेटालिक शीट जो होता है वह कोर को नमी से सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं और इसका ट्रिक आपको कई बार हम बता चुके हैं। सिम्बास होता है, तो इससे आपको सीरियल वाइज पता चल जाएगा कि कंडक्टर का कौन सा भाग होता है, और सभी का उपयोग आपको पता होना चाहिए कि कौन भाग जो है किससे प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, फिलहाल हम 31 का राइट ऑप्शन ए के साथ चूज किए। क्वेश्चन नंबर 32 भी बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया निम्नलिखित सिस्टम का आमतौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा वायर सिस्टम का उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे और 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 32 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। 1 फेज 4 तार का उपयोग नहीं किया जाता है, जबकि 3 फेज 3 वायर का प्रयोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में किया जाता है और 3 फेज 4 तार का सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में किया जाता है। तो यहाँ पर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 3 फेज 4 तार और 3 फेज 3 तार के लिए प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो यह ध्यान रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में 3 फेज 3 तार और सेकेंडरी में 3 फेज 4 तार का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा 1 फेज 3 तार का उपयोग कहाँ किया जाता है, अगर आप जानते होंगे तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में बताने का काम कीजिएगा। ठीक है, फिलहाल हम 32 का राइट ऑप्शन बी के साथ चूज किया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है ट्रांसमिशन लाइन के इंसुलेटर किसके बने होते हैं। यानी कि ट्रांसमिशन लाइन में जो इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है वह किसका बना होता है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे और 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 33 का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। पोर्सेलिन का इस्तेमाल हम ट्रांसमिशन लाइन में इंसुलेटर के रूप में करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 33 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, बेहद महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया 4 पोल DC मशीन में क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे और 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। एकांतर पोल उत्तर और दक्षिण यानी कि अल्टरनेट पोल आर नॉर्थ एंड साउथ, यानी संगत पोल NS होते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी के साथ चला जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर 34 का राइट ऑप्शन बी के साथ चूज किया। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है DC जनरेटर में आर्मेचर से बाहरी परिपथ को विद्युत प्रवाह किसके माध्यम से दिया जाता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 35 का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, कम्यूटेटर के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और कम्यूटेटर जो होता है हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है और इसका उपयोग हम DC को AC में बदलने के लिए करते हैं।
तो फिलहाल हम 35 का राइट ऑप्शन ए के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है कम्यूटेटर ब्रश आमतौर पर किस पदार्थ के बने होते हैं। तो इसके भी 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, और 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 36 का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा, कार्बन के बने होते हैं। एक और ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर जो है तांबा, कुछ केसेस में तांबा को भी देखने को मिलता है, और तांबा का हम कॉपर का उपयोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर निम्न वोल्टेज और उच्च धारा की आवश्यकता होती है, वहाँ पर तांबा ब्रश का उपयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया आम तौर पर, ठीक है, तो आम तौर पर जो जनरली उपयोग किया जाता है कार्बन ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। तो फिलहाल हम 36 का राइट ऑप्शन बी के साथ चूज की, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 37 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है, और 735.5 वाट भी होता है। तो यहाँ पर 746 वाला ऑप्शन दिया है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर 37 का राइट ऑप्शन ए के साथ चूज करेंगे। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है डीसी सीरीज मोटर में अगर आर्मेचर धारा 50% से कम हो जाए तो मोटर का टॉर्क कितना होगा, यानी कि मोटर का टॉर्क आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो डीसी सीरीज मोटर में जो होता है वो आर्मेचर टॉर्क जो होता है आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे, आर्मेचर टॉर्क समानुपाती किसका, आर्मेचर धारा के वर्ग। ठीक है, तो इसी का मान बोल रहा है यहाँ पर कि अगर हम आर्मेचर धारा का मान 50%, यानी कि 50% का मतलब आधा कर देंगे, तो आधा का मतलब कि 1/2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4। ठीक है, और 1/4 का मतलब यहाँ पर 25% टॉर्क हो जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर 38 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है 3 फेज 415 वोल्ट 60 हर्ट्ज फुल वेव रेक्टिफायर का रिपल फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो इसके भी 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 39 का राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर बी के साथ चला जाएगा। ध्यान रखिएगा 360 हर्ट्ज होगा। आप सभी लोग जानते हैं कि 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर में अगर आपको रिपल फ्रीक्वेंसी पूछा जाता है तो दी गई रिपल फ्रीक्वेंसी का फुल वेव में 6 गुना होता है। तो यहाँ पर 60 दिया गया है, इसका 6 गुना करेंगे तो 360 हो जाएगा। ठीक है, अगर यही आपसे 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो रिपल फ्रीक्वेंसी हाफ वेव में जो होता है 3 फेज के लिए 3 गुना होता है। तो यहाँ पर 180 वाला राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाता है। ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। हाफ वेव अगर आपसे 3 फेज में पूछेगा तो यहाँ पर 3 गुना होगा, और फुल वेव पूछेगा तो यहाँ पर 6 गुना होगा। तो राइट ऑप्शन फिलहाल हम 39 का राइट ऑप्शन बी के साथ चूज की, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है एक पूरी तरह से चार्ज हुए लेड एसिड बैटरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। यानी कि लेड एसिड बैटरी जब पूरी तरह से चार्ज हो जाता है तो उसका विशिष्ट घनत्व कितना हो जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो चार्ज अवस्था में, फुल चार्ज अवस्था में जो होता है 1.25 हो जाता है फुल चार्ज में। ठीक है, ध्यान रखिएगा फुल चार्ज के लिए है। अगर आपसे डिस्चार्ज अवस्था में पूछेगा तो ये राइट ऑप्शन बी के साथ हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये डिस्चार्ज अवस्था के लिए, जबकि चार्ज अवस्था में 1.25 हो जाएगा। तो फिलहाल हम 40 का राइट ऑप्शन ए के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है एक 6 ध्रुव वाला 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर की यदि 950 आरपीएम से घूमता है तो उसका स्लिप प्रतिशत क्या होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि स्लिप प्रतिशत का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड यानी कि एनएस माइनस रोटर स्पीड, तो एनआर होता है बटा यहाँ पर एनएस होता है। तो यहाँ पर आपको रोटर स्पीड दिया हुआ है कितना, 950। पहले सिंक्रोनस स्पीड निकालना होगा कि आखिर इसका सिंक्रोनस स्पीड क्या है। तो यहाँ पर एक और फार्मूला को आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगी सिंक्रोनस स्पीड निकालने के लिए। एन एस बराबर जो होता है एफ गुने 120 होता है। तो एफ का मान कितना दिया हुआ है, 50 हर्ट्ज दिया है, 50 गुने 120 कर देंगे बट्टा
यहाँ पर पोल की संख्या पी जो है यहाँ पर 6 ध्रुव है, तो 6 से काट देंगे इसको, 6 दूना के 12, तो ये हो जाएगा 20, 20 गुने 50 कीजिएगा तो सिंक्रोनस स्पीड जो आ जाएगा 1000 RPM आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1000 में से यहाँ पर घटा देंगे कितना, 950। ठीक है, तो आइए हम थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा, जब 1000 में से घटाइएगा प्रतिशत स्लिप बराबर 1000 में से 950 घटाइएगा तो आ जाएगा 50, और नीचे आ जाएगा 1000 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्रतिशत स्लिप निकालने के लिए। ठीक है, ये प्रतिशत को यहाँ पर ले गए हैं इसलिए 100 से गुना किए, तो एस बराबर क्या आ जाएगा, इसको काट देंगे 10 बार में और 10 के टेबल में 50 5 बार में आ जाएगा, तो 5% इसका राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। इसे आप ध्यान में रखिएगा, बेहद आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 41 का राइट ऑप्शन सी के साथ चूज किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 भी बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद आसान है। यहाँ पर पोल की संख्या आपको निकालना है, तो आइए देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है एक 60 हर्ट्ज अल्टरनेटर 900 RPM पर घूम रहा है, तो उसका पोल की संख्या क्या होगा। उसका पोल की संख्या ज्ञात करना है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू 120/N। यहाँ पर देखिए F का मान कितना दिया हुआ है, 60 हर्ट्ज, यहाँ पर 60 रख देंगे गुने 120/N। N आपका कितना स्पीड दिया हुआ है, 900, तो 900 यहाँ पर कर देंगे, इसको गुना कीजिएगा तो 12 छक 72 पर 2 जीरो हो जाएगा, यानी कि 7200/900। अब इसको काट दीजिएगा तो 9 8 72, तो यहाँ पर पोल की संख्या जो हो जाएगा 8 हो जाएगा। राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। इसे आप अच्छी तरीक़ा से मिलान कर सकते हैं। बेहद आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीक़ा से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है 3 फेज स्टार विन्यास में जुड़े घूर्णन आर्मेचर का अल्टरनेटर में स्लिप रिंग की संख्या कितना होता है। यहाँ पर पूरा स्पष्ट इस क्वेश्चन में बताया गया है कि एक अल्टरनेटर में स्लिप रिंग की संख्या क्या होगा यदि वह 3 फेज है और स्टार में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस डाटा को याद रखिएगा। सिंगल फेज में जो होता है उसमें 2 स्लिप रिंग होते हैं अल्टरनेटर में, तो ध्यान रखिएगा सिंगल फेज के लिए 2 स्लिप रिंग और 3 फेज के लिए 2 कंडीशन होते हैं। स्टार कनेक्शन में पूछेगा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा और डेल्टा में पूछेगा तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपसे क्या में पूछा गया है, स्टार विन्यास में, तो स्टार के लिए यहाँ पर आपका 4 राइट ऑप्शन जो है सी वाला के साथ चला जाएगा। आप थोड़ा सा इसे ध्यान रखिएगा, डेल्टा कनेक्शन में 3 होता है और स्टार कनेक्शन में स्लिप रिंग की संख्या 4 होता है, और सिंगल फेज में अगर पूछेगा तो 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको याद रखने होंगे। फिलहाल हम 43 का राइट ऑप्शन सी के साथ चूज किए। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है इनमें से किस में EMF AC रूप में होता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 44 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, AC और DC जनरेटर दोनों में EMF जो होता है AC रूप में होता है, चाहे आपका AC जनरेटर हो या DC जनरेटर हो, यह दोनों ही जनरेटर फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, और इस दोनों जनरेटर में एक भाग गतिमान होता है और एक भाग स्थिर होता है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको याद रखने होंगे। फिलहाल हम 44 का राइट ऑप्शन सी के साथ चूज किए। तो आइए हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है 250 वोल्ट 50 वाट का बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा। यानी कि यार आपसे पूछा गया 2 चीज़ का वैल्यू दिया हुआ है। क्या का वैल्यू दिया है, V का वैल्यू दिया हुआ है, और यहाँ पर लिख लेंगे V का वैल्यू 250 दिया हुआ है, और P यानी कि पावर का वैल्यू जो दिया हुआ है 50 वाट दिया हुआ है। R बराबर फार्मूला होता है V²/P। ठीक है, इसी पर हम मान को रख करके इसे सॉल्व कर लेंगे। तो आइए यहाँ पर हम सॉल्व कर देते हैं। आपको यहाँ पर कर देंगे 250 गुने 250 P का मान कितना है 50। 50 से 1 0 1 0 कैंसल, 5 के टेबल में 25 5 बार में आ जाएगा, और 25 का टेबल 5 बार पढ़िएगा तो 125 125 पर 1 0 दे दीजिएगा। राइट ऑप्शन एक के साथ चला जाएगा। ठीक है, बेहद आसान क्वेश्चन है, इसे आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है यदि पावर फैक्टर
का मान 0 है तो परिपथ के बारे में क्या कहा जा सकता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि पावर फैक्टर का मान 0 कब कब होता है, जब सर्किट में प्योर कैपेसिटिव या प्योर इंडक्टिव गुण होता है तब। ठीक है, तो ये दोनों का संयुक्त रूप को हम प्योर रिएक्टिव गुण भी कहते हैं। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। हालांकि आपको प्योर कैपेसिटिव और प्योर इंडक्टिव वाला ऑप्शन रहेगा तो वहाँ पर भी चूज कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों ऑप्शन के संयुक्त रूप को हम रिएक्टिव कहते हैं, प्योरली रिएक्टिव, और जो कि राइट ऑप्शन डी में है। तो 46 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। अगर प्योर कैपेसिटिव और प्योर इंडक्टिव का ऑप्शन रहेगा तो उसमें से भी किसी एक का चयन कर लेंगे। तो आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है, आवृत्ति कम हो जाने पर सर्किट के इंडक्टिव रिएक्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि कोई सर्किट है, उसमें आवृत्ति का मान में कमी हो जाता है, तो वहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि एक्सएल के मान में क्या परिवर्तन होगा। तो हम जानते हैं कि एक्सएल बराबर जो होता है 2πfl होता है। इसमें अगर एफ के मान में कमी होगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान में भी कमी होगा, ध्यान रखिएगा। और इसका मान आवृत्ति का या इंडक्टेंस का मान बढ़ेगा तो एक्सएल का मान भी यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान भी बढ़ेगा। तो इधर अगर कमी हो रहा है तो इधर भी कमी होगा, अगर इधर वृद्धि हो रहा है तो इधर भी वृद्धि होगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर अगर आवृत्ति कम होगा तो उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान भी घटेगा, जो कि राइट ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, 47 का राइट ऑप्शन हम सी के साथ चूज किए। तो आइए हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 48 और 49 दो यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको भी हम सॉल्व करा देते हैं क्योंकि यह क्वेश्चन जो है बेहद आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या पूछा गया 48 में। यहाँ पर आपसे पूछा गया, अगर किसी त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी, यह आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। ठीक है, तो आधार का वैल्यू दिया हुआ, ऊंचाई यानी कि एच आपको ज्ञात करना है। ठीक है, और क्षेत्रफल का भी वैल्यू दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल भी यहाँ पर लिख देंगे 20 वैल्यू, और 1/2 आधार का मान 10 दिया है तो 10 लिख देंगे गुने एच। यहाँ पर काट दीजिएगा, 5 दूना के 10, 5h आ जाएगा गुना करने पर। एच बराबर जब इसको कीजिएगा सॉल्व तो 5 चौके 20, जो कि राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। तो बेहद आसान क्वेश्चन है और इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है, किसी वृत्त का परिधि यदि 25 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर वृत्त का परिधि दिया हुआ है, आपसे क्षेत्रफल पूछा है। तो वृत्त का परिधि से हम यहाँ पर r निकाल लेंगे, तो वृत्त का परिधि इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, 2πr होता है। अब यहाँ पर 2πr लिख देंगे और परिधि 25 दिया हुआ है तो 25 लिख लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर 2πr लिखेंगे, तो r बराबर यहाँ पर हो जाएगा 25/2π हो जाएगा। ठीक है, तो ये r का वैल्यू हो गया। अब r का वैल्यू अब मिल गया तो हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। अब यहाँ पर पाई का हम पाई इसलिए रहने दिए हैं कि क्षेत्रफल में भी पाई आता है, तो आराम से पाई से पाई काट देंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर पाई का मान हम नहीं रखे हैं 22/7 या 3.17। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं पाई रखेंगे और r का मान यहाँ पर इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 हो जाएगा, और यहाँ पर 2π का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना का 4π हो जाएगा, 4π²। अब 1π यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा 1π, तो 625/4π जो है राइट ऑप्शन डी में है। आप एक बार मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, तो 49 का राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और यह क्वेश्चन जो है इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, इसका नेक्स्ट वाला पार्ट में हम टोटल इस क्वेश्चन आंसर को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है, यदि दो समानांतर कंडक्टर में विद्युत धारा का प्रवाह एक ही दिशा में हो तो उनके बीच कौन सा बल लगता है। यानी कि आपसे पूछा गया है कि दो समानांतर कंडक्टर है और विद्युत धारा का प्रवाह जो है एक ही दिशा में दोनों में हो रहा है। ठीक है, इसके बीच की दूरी हम d मान लेते हैं, और अगर इसमें I1 धारा बह रहा है और इसमें भी I2 धारा बह रहा है, ठीक है, तो इसके बीच का जो बल लगेगा कौन सा बल होगा, तो समान दिशा में बहता है तो आकर्षण बल लगेगा, अगर विपरीत दिशा में बहता है
तो प्रतिकर्षण पर रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल हम 50वां का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये आज का क्वेश्चन 50 तक हम सॉल्व किए। वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट हम आपको जल्द प्रोवाइड करेंगे, उसमें हम टोटल क्वेश्चन आंसर को कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।